नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डी के में। और यहाँ पर आज फिर से हम देखने वाले हैं यूपी टेट एग्जाम जुलाई 2026 के लिए हिंदी भाषा से सिलेक्टेड टॉप 150 क्वेश्चन। दोस्तों, ये प्रश्न जो होंगे ये आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज का हिस्सा होंगे, जहां पर कम समय में ज्यादा प्रश्न आप देख पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। कई इसमें PYQ क्वेश्चन जो होंगे वो भी आप देख पाएंगे, और साथ में नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमारी हिंदी भाषा से संबंधित रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं इसमें 52 वर्ण जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर जो है उनकी संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर मूल स्वरों की संख्या होती है 11। इसी प्रकार से क्ष, त्र, ज्ञ और स्र को हिंदी वर्णमाला में क्या कहा जाता है? ये PYQ प्रश्न है, पहले यूपीटेट में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। इसी प्रकार से जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन प्रश्नों को जब हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित करते हैं वो हमारे स्वर होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर दो वर्ण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ड़ और ढ। ध्वनियों को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ये PYQ क्वेश्चन है, जहां पर यूपीटेट में ये पूछा गया है। देखिए, कहीं कहीं पर इसका नाम जो है उत्क्षिप्त व्यंजन और कहीं पर द्विगुण व्यंजन के रूप में ये पूछा गया है। तो यहाँ पर दोनों ही चीजों को आपको ध्यान में रखना है। हिंदी में आयोगवा वर्ण कौन से कहलाते हैं? तो आयोगवा होते हैं अम, है ना, जिसे अनुस्वार कहते हैं, और आह विसर्ग के साथ में जो आता है ये यहाँ पर हमारे आयोगवा वर्ण कहलाते हैं। या, रा, ला, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो देखिए, किस वर्ग के व्यंजन हैं यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है पहले। तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से श, श, स और ह किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन इनको कहा जाता है। कंठ ध्वनियां कौन सी होती है? तो क वर्ग की जो ध्वनियां होती हैं, जिसमें क, ख, ग, घ, ङ और अ, आ और ह, ये हमारी कंठ ध्वनियां कहलाती है। तालव्य ध्वनियां कौन सी होती है? तो ये भी प्रश्न यूपीटेट में पहले पूछा जा चुका है। यहाँ पर बात की जाए च वर्ग के जो वर्ण होते हैं, जिसमें च, छ, ज, झ और य और ई, य और श, ये हमारी तालव्य ध्वनियां कहलाती है। उसी प्रकार से प वर्ग जो होता है, जिसमें प, फ, ब, भ, म आते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इनका उच्चारण स्थान यहाँ पर होता है ओष्ठ। वर्णमाला के पंचमा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण का उच्चारण कैसे होता है? तो ये नासिका से होता है, नासिक की भी कहते हैं। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? तो यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान कहलाता है कंठ तालव्य। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो यहाँ पर होगा कंठोष्ठ। चलिए, वा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ पर वा व्यंजन का उच्चारण स्थान जो होगा दंतोष्ठ होगा, दांत और ओष्ठ के माध्यम से, यानी कि दांत और होंठ के माध्यम से। तो यहाँ पर प्रश्न PYQ प्रश्न ये रहा है। आगे देखते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? इसे हम सभी जानते हैं, संधि कहते हैं। संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, जिसमें स्वर, व्यंजन और विसर्ग होते हैं। दयानंद और महात्मा में कौन सी स्वर संधि है? यहाँ पर प्रश्न देखिए, दो शब्द दिए हैं, इनमें पूछा कौन सी संधि है? तो यहाँ पर संधि आ जाती है दीर्घ संधि, है ना, क्योंकि यहाँ पर बड़ी आ की मात्रा हमें देखने को मिलती है। उसी प्रकार से नरेंद्र और परोपकार में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर नरेंद्र और परोपकार में संधि हमें देखने को मिलेगी, वो संधि होगी यहाँ पर गुण संधि। सदैव और एक एक शब्दों में कौन सी संधि होगी? तो सदैव और एक एक शब्दों में यहाँ पर होगी वृद्धि संधि। नयन, पवन और पावक में कौन सी संधि है? यहाँ पर PYQ प्रश्न है। तो यहाँ पर संधि आ जाती है अयादि संधि। जब अ, आय, औ, आओ आदि देखने को आपको मिलते हैं शब्द में, तो यहाँ पर आपकी संधि अयादि हो जाती है। दिग्गज में यहाँ पर संधि पूछा है, तो यहाँ पर संधि हो जाती है व्यंजन, जिसका विच्छेद होता है दिक, धन, गज। चलिए, मनोरथ बहुत अच्छा प्रश्न, PYQ प्रश्न है। तो यहाँ पर विच्छेद कभी कभी पूछा जाता है, तो मना, धन, रथ इसका विच्छेद होता है। इसी प्रकार से निश्चल, निहि, धन, चल, यहाँ पर विच्छेद होता है।
है ना। इनमें पूछा है संधि कौन सी, तो यहाँ पर संधि हमें देखने को मिलती है विसर्ग संधि। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए दो या दो से अधिक शब्दों की बात हो रही है। शब्द में जब आते हैं तो यहाँ पर बन जाते हैं समास। वर्ण की बात करते हैं तो संधि बनती है। जिस समास का पहला पद प्रधान और अवयव होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अवयवी भाव समास। जैसे कुछ उदाहरण यथाशक्ति प्रतिदिन इसके देख सकते हैं। राजा का पुत्र या राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, इसका विग्रह करते हैं तो यहाँ पर तत्पुरुष समास यहाँ पर रहेगा। चलिए आगे देखिए, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगता है उसे हम क्या कहते हैं, तो बहुत अच्छा प्रश्न, द्वंद्व समास वो कहलाता है। और इसके दोनों पद जो होते हैं वो समान रूप से प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता दिन रात। चौराहा और त्रिफला में कौन सा समास है, यहाँ पर हो जाता है द्विगु समास। पहला पद जहां पर हमें संख्यावाची देखने को मिलता है। लंबोदर और दशानन में कौन सा समास है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। जहां पर कोई अन्य तीसरा अर्थ हमें देखने को मिलता है वहां पर हो जाता है बहुब्रीहि समास। चरण कमल और नील कमल में कौन सा समास पाया जाएगा, तो यहाँ पर समास हो जाता है कर्मधारय, है ना, जहां पर विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हमें देखने को मिलता है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को हम कहते हैं संज्ञा, ये हम सभी जानते हैं। व्युत्पत्ति के आधार या अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। इसी प्रकार से बुढ़ापा और मिठास शब्द जो हैं ये किस संज्ञा के उदाहरण हैं। पीवाईक्यू प्रश्न है, बहुत बार शब्द ये पूछे गए हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या यहाँ पर हमें देखने को मिलती है 11। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर 6 भेद होते हैं। जो और सो किस प्रकार के सर्वनाम है, ये संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर रहेंगे। मैं स्वयं अपना काम कर लूंगा, मैं स्वयं कैसा सर्वनाम है, तो यहाँ पर ये है निजवाचक सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं विशेषण। विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, तो इनके 4 मुख्य भेद होते हैं। यहाँ पर गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे व्याकरण में क्या कहते हैं, है ना, क्या कहा जाता है, तो उसे विशेष कहा जाता है। पीवाईक्यू प्रश्न है, विशेष ध्यान रखिएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम प्रविशेषण यहाँ पर कह सकते हैं। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर दौड़ने की विशेषता बहुत तेज जो हमें बता रहा है। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, तो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को हम कहते हैं क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 यहाँ पर देखने को मिलते हैं, सकर्मक, अकर्मक। राधा रोती है में किस प्रकार की क्रिया हो रही है, तो अकर्मक, रोने का फल कर्ता पर यहाँ पर पड़ता है ना। चलिए अकर्मक यहाँ पर क्रिया होगी। मोहन पुस्तक पढ़ता है में कौन सी क्रिया है, यहाँ पर क्रिया हो जाती है सकर्मक क्रिया। पुस्तक यहाँ पर कर्म है। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है तब हम उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे लिखवाना, कटवाना आदि। वह खाकर सो गया वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है, यहाँ पर देखिए वह खाकर सो गया वाक्य में खाकर पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर रहती है। जिन शब्दों में रूप, लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो ऐसे शब्द हमारे अवयव या अविकारी शब्द यहाँ पर कहलाते हैं। अवयव के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो अवयव के मुख्य रूप से 4 भेद हमें देखने को मिलते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले अवयव को क्या कहते हैं, इसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं यही वाक्य है। पीवाईक्यू रीतिवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर ये कहलाता है। चलिए क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर देखिए उसे हम कहते हैं वाच्य। और हिंदी में वाच्य की प्रकार की जाए, इनके भेद पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर 3 भेद देखने को मिलते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य यहाँ पर होते हैं। मुझसे चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो यहाँ पर है भाववाच्य। आगे हम लिंग, वचन, काल, उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न देखेंगे। हिंदी में लिंग
कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कई बार प्रश्न में पूछा गया है। वर्तनी का विशेष रूप में ध्यान रखना है। कवित्री होती है और मात्राओं का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि ये शब्द वर्तनी में भी पूछा जाता है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप यहाँ पर होता है विदुषी। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वचन। हिंदी में वचन के प्रकार होते हैं 2, एक वचन, बहुवचन। प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर शब्द सदैव किस वचन में प्रयुक्त होते हैं? तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ये भी आपका प्रश्न यूपीटेट में कई बार पूछा गया है। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं काल। काल के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 हमें भेद देखने को मिलते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि यानी कि शुरुआत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग माने गए हैं? तो यहाँ पर हो जाते हैं 22। जो शब्दांश किस शब्द के अंत में जोड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। इसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं, है ना। इनसे बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? इन्हें हम कहते हैं तुदित प्रत्यय, है ना। ये विशेषण के अंत में लगने वाले होते हैं। संस्कृत के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। तत् मतलब जैसा का तैसा। संस्कृत के जो शब्द रूप बदल करके हिंदी में आए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे तद्भव। अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? तो अग्नि का तद्भव रूप होता है आग। कपूर किस प्रकार का शब्द है? कई बार यूपीटेट में पूछा गया है। तो ये एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कर्पूर। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है वर्तनी का। जिन शब्दों की उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता, जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बने हैं, वे क्या कहलाएंगे? ये देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे लोटा, डिबिया, खिड़की आदि। अपील स्टेशन, लालटेन किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये विदेशी शब्द यहाँ पर हो जाते हैं। 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द को व्याकरण में क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम कहते हैं संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी अंग्रेजी शब्द रेल है और हिंदी में गाड़ी है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर 3 भेद देखने को मिलते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। जलज और पंकज रचना के आधार पर किस प्रकार के शब्द हैं? तो यहाँ पर ये होते हैं योगरूढ़ शब्द, क्योंकि ये विशेष अर्थ कमल को दर्शाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। जिन वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं सरल या साधारण वाक्य वो कहलाता है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये एक मिश्रित वाक्य है ना। यहाँ पर एक मुख्य उपवाक्य और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य हमें देखने को मिलता है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद होते हैं 8 प्रकार के। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को कहते हैं अलंकार। अलंकार के मुख्य रूप से भेद होते हैं 2, जिसमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार आते हैं। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, यहां पर आप देख रहे ता वर्ण जो है बार बार आ रहा है। जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, वहां पर कौन सा अलंकार? तो वहां पर हमें देखने को मिलता है यमक अलंकार। कनक कनक ते शोगुनी मादकता महकाए। जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके हुए निकलते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है श्लेष अलंकार। चलिए उदाहरण भी आप देख सकते हैं। जहां उपमेय और उपमान की सादृश्यता के कारण तुलना की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहां हो जाता है उपमा अलंकार। चलिए, चरण बंद कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार यहां पर हमें देखने को मिलता है? तो यहां पर अलंकार हो जाता है रूपक अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो या कल्पना की जाए वहां पर अलंकार कौन सा होता है? तो यहां पर अलंकार हो जाता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। किसी भी बात को जब बड़ा चढ़ाकर कहा जाए किस अलंकार का लक्षण है, वहां पर हो जाता है अतिशोक्ति अलंकार। वाक्य को लिखते समय रोकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऐसे चिन्ह हमारे कहलाते हैं विराम चिन्ह।
हिंदी में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? तो सबसे ज्यादा प्रयोग में होने वाला विराम चिन्ह हो जाता है अल्प विराम। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है? पीवाईक्यू प्रश्न है, ध्यान रखिएगा 20 यहाँ पर इनकी संख्या बताई गई है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य में कहाँ किया जाता है? तो वाक्य के अंत में इसका उपयोग किया जाता है। कोष्टक के में दिया गया चिन्ह, इस प्रकार का चिन्ह जो है किस विराम चिन्ह को दर्शाता है? तो ये एक अर्ध विराम को यहाँ पर दर्शाता है। मुहावरा मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होता है वक्त पर साफ मना कर देना या धोखा देना। गागर में सागर भरना, यहाँ पर थोड़े शब्दों में बहुत अधिक बात कह देना, ये हमारा पीवाईक्यू प्रश्न रहा है। अंधे की लाठी होना मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पीठ पीछे शिकायत करना या चुगली करना। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। पीवाईक्यू प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों पर आपका विशेष ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। अरण्य रोदन मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो व्यर्थ का विलाप या ऐसी बात जिस पर कोई ध्यान ना दे, उसे हम कहते हैं अरण्य रोदन। जंगम शब्द का सटीक विलोम शब्द क्या होगा? तो यहां पर हो जाता है स्थावर। ये जंगम शब्द का सटीक विलोम शब्द होगा। तिमिर शब्द का सही विलोम शब्द हो जाता है आलोक। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होता है? निमीलन। ये पीवाईक्यू रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मरकट किस जीव का पर्यायवाची शब्द है? तो ये बंदर का है। तरणी और तरणी का क्रमशः अर्थ क्या होता है? इसमें छोटी की मात्रा है, इसमें बड़ी की मात्रा, तो इसका मतलब हो जाता है तरणी का मतलब सूर्य और तरणी मतलब यहाँ पर हो जाता है नाव। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष हम किस तिथि को मनाते हैं? हिंदी का सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा 14 सितंबर को मनाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो यहाँ पर अनुच्छेद 343(1) में यहाँ पर हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु। लेखक हैं श्री लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उत्तरण मार्तंड, जिसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल। गोदान, गबन और कर्मभूमि उपन्यास के लेखक यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद। रचनाओं से संबंधित काफी प्रश्न जो हैं पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। कवि प्रिया और रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? आचार्य केशवदास। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? संत कबीरदास। चिंतामणि निबंध के संग्रह का रचयिता कौन है? यहाँ पर हो जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मधुबाला और मधुशाला और मधुकलश के रचनाकार कौन है? 3 रचनाएं हैं, देखिए मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश। इनके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य में कवि सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, इन्हें कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। कामायनी के महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हैं। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी? मैथिली शरण गुप्त को। यामा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये मिला था महादेवी वर्मा को। इनकी जो रचना है काव्य संग्रह है यामा, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। सुदामा चरित के लेखक कौन है? तो यहाँ पर नरोत्तम दास इसके लेखक हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि माने जाते हैं सूरदास। पीवाईक्यू प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा को अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है? तो समृद्ध भाषाई परिवेश का ही यहाँ पर मुख्य आधार होता है। बालक अपने परिवार से अनुकरण के द्वारा जो भाषा सीखता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम भाषा अर्जन कहते हैं, जब वो अपने परिवार से अनुकरण के द्वारा सीखता है। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? इनमें बच्चों में होती है जन्मजात क्षमता, ये ध्यान रखना है, चॉम्स्की के अनुसार है। भाषा शिक्षण के कितने मुख्य कौशल होते हैं और उनका सही क्रम क्या है? तो 4 कौशल हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि आते हैं। भाषाई कौशलों में ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं? सुनना और पढ़ना, क्योंकि इनके द्वारा जो होते हैं विचार ग्रहण किए जाते हैं। भाषाई कौशलों में अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से कहलाते हैं? तो बोलना और लिखना जो है ये हमारे अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा शिक्षण की किस विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, फिर बाद में उदाहरण दिए जाते हैं? तो वो विधि हमारी होती है निगमन विधि।
भाषा शिक्षण की किस विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं और बाद में नियम निकलवाए जाते हैं, वो होती है हमारी आगमन विधि। पठन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य या तत्व क्या होना चाहिए? पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। बच्चों में लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? तो बच्चों को जब हम अपने अनुभवों को लिखने का अवसर देंगे तो यही बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन का सबसे बेहतर तरीका रहेगा। कक्षा में बहुभाषिकता को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? तो निश्चित रूप से एक संसाधन के रूप में शिक्षक को यहाँ पर ये चीजें देखना चाहिए। भाषा विकार के अंतर्गत पढ़ने में कठिनाई या विकार को क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया, काफी बार पूछा गया है। लेखन संबंधित विकार, इसे हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। भारतीय गणनाओं से संबंधित विकार जो है डिस्कैलकुलिया यहाँ पर कहलाता है। और उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों की कमियों कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उपचारात्मक शिक्षण से ठीक पहले शिक्षक को निदानात्मक परीक्षण करना चाहिए, कमियों के कारणों का पता लगाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो यहाँ पर सबसे सर्वोत्तम साधन जो होता है वो होता है पोर्टफोलियो। भाषा की पाठ्यपुस्तक में दिए गए चित्र मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं? तो निश्चित रूप से चित्र जो होते हैं वो अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। कहानी सुनाने से बच्चों में कौन सा विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है? बच्चों में कल्पना शक्ति और चिंतन का विकास जो होता है वो होता है। पियाजे के अनुसार भाषा चिंतन का क्या करती है? तो भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास में सबसे अधिक महत्व किसे दिया है? तो वाइगोत्स्की ने सबसे ज्यादा महत्व दिया है, वो दिया सामाजिक अंतरक्रिया को। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पर इनके मुख्य उद्देश्य होते हैं वो होते हैं छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को सक्रिय कर अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो का निर्माण। कविता शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो कविता शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य होना चाहिए रसानुभूति और भावानुभूति कराना। निदानात्मक परीक्षण क्यों किए जाते हैं? छात्र की अधिगम संबंधी जो कठिनाइयां होती हैं के विशिष्ट कारणों को जानने के लिए इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। भाषा सीखने का वास्तविक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर पाना। अगला प्रश्न आता है ई ई उ उ और ऋषि के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आने पर क्रमशः या व और र बनना कौन सी संधि होता है? तो यहां पर संधि हो जाती है यण संधि, ध्यान रखिएगा, है ना। जब या व र से पहले कोई आधा अक्षर आता है जैसे इत्यादि, अन्वय आदि। दोस्तों ये थे हमारे हिंदी भाषा से संबंधित 150 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।